बीच में राकेश कुमार जी, नेता विपक्ष, नॉर्थ एमसीडी वार्ड 86 अजमेरी गेट से। सर, पूरा देश इस समय त्राही कर रहा है और निजीकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो सर आपका क्या मानना है, क्या निजीकरण ही एक लास्ट विकल्प है? देखिए, निजीकरण की ओर ले नहीं जा रहे हैं। निजीकरण तो पिछले 91 के बाद से शुरू हो चुका है जी। जब से हमारे योजना मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने 1991 के बाद से ही ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण की नीतियों को बनाना शुरू कर दिया था। एक गैट समझौता, एक डंकल प्रस्ताव आए थे और एक गैट समझौता हुआ था इस देश के अंदर, जिसके बाद विश्व व्यापार संगठन बना और वो निजीकरण की शुरुआत थी। आज तो निजीकरण की पराकाष्ठा है। आज निजीकरण की पराकाष्ठा है। आज निजीकरण ने हमारी नौकरियां खा ली। निजीकरण ने हमारी नौकरियां खा ली हैं। रिजर्वेशन तो ख़त्म ही हो गया। रिजर्वेशन ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका इन्होंने ढूंढ लिया कि निजीकरण के अंदर कोई रिजर्वेशन होता नहीं है। तो सवाल एक तो नौकरियां नहीं है, अगर नौकरियां हैं तो वो निजीकरण के माध्यम से दी जा रही हैं, जिसके अंदर कोई रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं है। और यही एक बहुत बड़ा अन्याय है। यहाँ पर अन्याय है, अत्याचार है, जिसके बारे में पॉलिटिकल पार्टियां भी शांत हैं। वो मुद्दा नहीं बन पा रहा है। निजीकरण बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए, रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है और इसके ऊपर कोई बड़े लेवल पे पहल नहीं हो रही है। सभी पार्टियां सेंटर में आती हैं, वो निजीकरण के खिलाफ तो बोलती हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाती हैं तो वो उन नीतियों को रोक नहीं पाती। तो आज मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा अत्याचार तो निजीकरण का ही है, जिसकी वजह से जिस तरीके से रेलवे एक गरीबों का एक साधन था, जिससे गरीब लोग अपनी यात्रा कर सकते थे, लेकिन आज 151 रूटों पर 109 ट्रेन, रेल हमारी, पटरी हमारी, स्टेशन हमारा होने के बावजूद मुनाफा के लिए निजीकरण हाथों में दिया जा रहा है। बहुत शर्म की बात है जब देश का प्रधानमंत्री ही बेचने पे आ जाए और मुनाफे वाले जो डिपार्टमेंट है, मुनाफे का सौदा है रेलवे डिपार्टमेंट हमारा, उसके बावजूद बेचा जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री तो देश बेचने के लिए आए हैं। इन्होंने पूंजीपतियों को देश लुटवाना है, लुटवा रहे हैं। रेलवे का उदाहरण है, टेलीफोन का उदाहरण है, एयरवेज का उदाहरण है, कोल कंपनियों के उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके अंदर इन्होंने जो है धीरे धीरे बेचने का इन्होंने इरादा बना लिया है। बेच भी दिए, क्या स्टेशन बेच दिए हैं, उसके बाद उनकी ज़मीनों पे नज़र है इनकी। तो ये देश को बेच के ही छोड़ेंगे। मंडी बन गया है आज जो है हिंदुस्तान, भारत एक मंडी बन गया है जिसमें पूरे वर्ल्ड में बोली लगाई जा रही है कि इंडिया की रेलवे बिक रही है, इंडिया का टेलीफोन विभाग बिक रहा है, इंडिया की एयरवेज बिक रहा है, एयरलाइंस बिक रहा है। तो ऐसे एक हिंदुस्तान से, इंडिया से आवाज़ जा रही है पूरे वर्ल्ड में कि खरीदो आप। तो ये जी। लेकिन सर, आज जो एजुकेशन का भी ये निजीकरण करने जा रहे हैं और जिस तरीके से रेल का निजीकरण कर दिया, सर जो आवाम की जो रोजमर्रा की चीजें, रोज जो मर्रा की जो कंपनी है, जो सरकारी कंपनियां हैं, उन पर बहुत विशेष निगाह की, जैसे आपने रेल बताया, एयर इंडिया बताया, MTNL, BSNL, इनको सब बेच देंगे तो सरकार किस पे शासन करेगी? ये तो सोचने वाली बात है ना, ये सोचने वाली बात है। बहुत बड़ा मामला है कि सरकार जब ये सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेचने पे आमादा है तो आने वाले समय में क्या होगा? क्या हमें प्रधानमंत्री भी किसी निजी कंपनी से ही लाना पड़ेगा? हमें तो ऐसा लगता है कि अब निजी कंपनियों के माध्यम से ही प्रधानमंत्री भी चुनना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब अभिप्राय ये है सर, ये देश बेचने वाले लोग हैं जो दूसरी पार्टियों ने 70 साल इन देश के अंदर लोगों ने इसको बचाया, इन कंपनियों को 70 साल तक बचा के रखा। आज ये लोग बेचने पे तुले हुए, जिसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन सर, अभी तक जिस तरीके हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जब सत्ता में आई थी, अभी तक वो जो कंपनियां उन्होंने बनाई थी उन्हें बेचने का कोई नाम नहीं था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने कोई ना तो कंपनी बनाई और जो बनाई हुई चीजें हैं, जो सरकारी कंपनियां उन्हें बेचने का काम कर रही हैं। देखिए, इसमें मैं कहता हूं कि दोनों पार्टियों का बराबर कसूर रहा है। कांग्रेस ने निजीकरण को प्रमोट किया। निजीकरण कहां से आया? निजीकरण आज की तारीख में तो आया नहीं है। निजीकरण तो 1991 के बाद से शुरू हो गया था, जब राजीव गांधी की सरकारें थी, जब नरसिम्हा राव की सरकारें थी।
हमारे जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने ये इस निजीकरण के सबसे बड़े जन्मदाता डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जी, जिसमें WTO करार है। WTO करार का ये आज आखिरी पड़ाव चल रहा है। मैं जिस आज टोटली जो है ना, टोटली प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है, टोटल ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहा है। पहले तो कुछ मात्रात्मक प्रतिबंध हुआ करते थे जी। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो कुछ एग्रीकल्चर पे मात्रात्मक प्रतिबंध हुआ करते थे जी। और जो भी देश के अंदर आयात किया जाता था एक मात्रात्मक प्रतिबंध होते थे, वो धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं लोग, हटा दिए गए। और हर सेक्टर में, एजुकेशन में, रेलवे में, BSNL, MTNL में, सब में निजीकरण की बहार जो है बयार जो है बह रही है। लेकिन सर, आप जैसे नेताओं को उन्होंने कोरोना की आड़ लेकर आप लोगों को घर में बैठा दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक फायदा लेकर सुप्रीम कोर्ट से वो तरह तरह के जजमेंट दिलाए जा रहे हैं और खास तौर से अनुसूचित जाति, दलित जाति और बहुजन समाज के विपरीत निर्णय दिए जा रहे हैं। देखो, जुडिशरी के तमाम जज बोल चुके हैं कि आज जुडिशरी खत्म हो चुकी है। जुडिशरी के फैसले में, जुडिशरी के फैसले को दबाव में चेंज कराया जा रहा है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चेंज करवा रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चेंज करा रहे हैं। तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? जुडिशरी बची कहाँ है जी। आप सबसे बड़ा तो कुठाराघात इन्होंने जुडिशरी पे कर दिया है। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजबूत खंभा है हमारा जुडिशरी, उसको तोड़ दिया गया है। हमारे जो चारों खंभे हैं लोकतंत्र के, वो सब आज टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मोदी जी, उसके अंदर मोदी के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। देश बिकने के कगार पर है। कल हम लोगों ने 9 अगस्त 1942 की वर्षगांठ मनाई जी। जब एक देश के अंदर हालात ऐसे थे कि गुलामी की, हमारा देश गुलाम था जी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जब गांधी जी ने दिया और तमाम लोगों ने दिया नारा, तो ये यूसुफ मेरली का था जो एक सोशलिस्ट नेता हुआ करते थे बॉम्बे के। उन्होंने ये नारा दिया और तमाम सोशलिस्ट फोर्सों ने गांधी को मजबूर किया कि अब टाइम ये आ गया है कि आप करो और मरो की राजनीति करो और मरो, और अंग्रेजों भारत छोड़ो का अंग्रेजों को जो है नारा दो और भारतवासियों को कहो करो या मरो। अब वक्त आ गया कि हम अपने आप को आज़ाद समझें। तो कहने का अभिप्राय ये है कि 9 अगस्त का जो दिन है, जो 9 अगस्त 1942 का जो दिन है, हमारे हिंदुस्तान की तारीख में बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। अगर 9 अगस्त नहीं आता तो शायद हमारी आज़ादी और 10-20 साल बाद आती। लेकिन 9 अगस्त के अंदर जो विद्रोह हुआ, जो जन क्रांति हुई, उसकी बदौलत अंग्रेज़ों को ये मजबूर हो गए कि 5 साल के अंदर उन्होंने 4-5 साल के अंदर ही उनको जो है ना ऑफिशियल आज़ादी जो है हमें 1947 में मिली। लेकिन 42 के अंदर जो जन क्रांति हुई थी जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे, उस दिन ही लोगों ने तय कर लिया था कि हम आज़ाद हैं आज से। उस दिन ये ऐलान कर दिया गया था। अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया था। अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया था और ये ऐलान हुआ था कि वे आज से लोग अपने आप को आज़ाद माने। बलिया के लोगों ने, बलिया के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। उन्होंने अपनी स्टेट को आज़ाद कर दिया था बिल्कुल अंग्रेज़ों के चुंगल से। बंगाल आज़ाद हो गया था, मिदनापुर आज़ाद हो गया था। तो कहने का मतलब यह है कि आज जो देश को ज़रूरत है उस करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो आंदोलन था, एक ऐसे आंदोलन की ज़रूरत है जिसके अंदर ये जो निजीकरण के सवाल हैं, जो देश को बेचा जा रहा है। आज मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया। अगर देश को बचाना है तो हमें आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। गैर भाजपावाद का नारा देकर तमाम गैर एंटी बीजेपी फोर्सों को हमें इकट्ठा करके एक जन आंदोलन करना होगा। तब हम सर कहा जाता था, पहले कुछ कहा करते थे कि आज लाल किला आजाद है, आज देश आजाद है। सर, ये बहुजन समाज कब आजाद होगा? नहीं, बहुजन समाज तो आज़ाद तो हुआ है, कानूनी तौर पे हम आज़ाद हैं, लेकिन जो लोगों की मानसिकताएं हैं वो आज भी नहीं बदली हैं। वो आज भी हमें गुलामी का एहसास कराती हैं कि देश तो आज़ाद हुआ, कानून में तो आपको आज़ादी मिल गई है, लेकिन सामाजिक दायरे के अंदर, सामाजिक ढांचे के अंदर आज भी हम गुलाम हैं। जैसा कि आपने देखा, मैं राम मंदिर की बात करता हूँ तो जी। तो कहने का मतलब यह है कि आज भी हम लोग गुलाम हैं। आज भी दलितों को जो है घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया जाता। दलितों पे तरह तरह के हमले हो रहे हैं। दलित की कहीं कोई पहचान नहीं है। तो आज भी मतलब दलित समाज तो हाशिए पर ही है।
मतलब मानसिक तौर पे वो उसको जो है एहसास दिला रखा है कि भाई तुम छोटी जात के हो और तुम सदियों से गुलाम रहे हो। अभी इतना बड़ा एक अभी आंदोलन नहीं हुआ है इतना बड़ा कि वो लोग इतने प्रेशर में आ जाएं कि वो हमें न्याय दें। लेकिन सर अभी देखा गया था कि जिस तरीके से लोग सताए हुए और एकदम आग बबूला हुए और एकदम उनका पारा फटा। सर 2 अप्रैल को सरकार को दलित समाज ने बता दिया कि उस 2 अप्रैल के प्रोग्राम में ना कोई नेता था ना कोई अभिनेता था, सिर्फ आम जनता ने सरकार को झुकाने का काम किया। एट्रोसिटी वाले मामले में उन्होंने हस्तक्षेप कर वो वापस लिया। जी जी, तो ये हमारी जीत है कि हम लोगों ने जो एट्रोसिटीज जो बिल था जिसके अंदर उन्होंने जो अमेंडमेंट किए थे उसको वापस लिए, तो ये हमारी जीत है। लेकिन हमें बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। अभी हमारा समाज जो है पार्टियों में बिखरा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। आज हमारे को सबसे बड़ा लॉलीपॉप तो यही है कि हम एमएलए, काउंसलर, एमपी हमें पार्टियों से बनते हैं जी। दलितों की कोई पार्टी नहीं है, दलितों का कोई आंदोलन नहीं है, दलितों की कोई पार्टी इतने बड़े लेवल पे नहीं है जिस दिन हाँ जो देश को प्रधानमंत्री दे सके, लोगों को एमपी एमएलए बना सके, तो एक पार्टी की भी जरूरत है। तो हो सकता है उससे हमारा आंदोलन मजबूत होगा।